नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं जाल डाल्टन के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस का तीसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो उसी में ही भैया आते हैं जाल डाल्टन। ये जो जाल डाल्टन थे इन्होंने भैया एटम ओटम के बारे में कई चीज़ें बताई थी और ये जो थे जाल डाल्टन इन्होंने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए यहाँ पर डाल्टन आ रहा है और इनके नामों में भी डाल्टन आ रहा है, तो भैया ये अपने नाम पे ही थ्योरी रख दी है जिसको कि कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में है क्या, अब इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि जानते हो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, इन्हीं दोनों लॉ को ये बस विस्तार में अच्छे से बताएं और अपने कुछ पॉइंट ऐड कर दिए हैं ये जो डाल्टन जो फुफ्फा हैं उन्होंने। अब देखिए फुफ्फा मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको क्योंकि ये मेरे फुफ्फा लगते नहीं है, किसी को तो लगते होंगे, तो इसीलिए मैं इनको कह रहा हूँ। और जो जाल डाल्टन के कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे, बड़े हैंडसम हैं। अब इन्हीं के बारे में अब हमें पढ़ना है इन्होंने क्या क्या बताया था। तो देखिए ये जो जाल डाल्टन थे ना, इन्होंने सबसे पहला पॉइंट अपना किया था। देखिए इन्होंने 6 पॉइंट दिया था, इन 6 पॉइंट को हम पॉस्टुलेट भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार कि भैया जॉन डाल्टन के पॉस्टुलेट के बारे में लिखो, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर 3 नंबर का आता है तो 6 को 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। बस इतना मान लो, कहा भैया फुफ्फा लगते थे किसी के, अब समझते हैं इनके एक एक पॉइंट के बारे में। तो ये सबसे पहले बताते हैं कि ऑल मैटर, दुनिया में जितने मैटर हैं, इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और उस छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। अब एटम आप जानते होंगे ऐसा चीज़ जिसको कि और आप डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि कोई चीज़ आप ले लो, जैसे मान लीजिए ढेला ले लिए, अब उस ढेला को आप ले लिए, उसका सबसे छोटा भाग निकाल लो और वो जो सबसे छोटा भाग निकालोगे उसे हम एटम कहते हैं। यानी कितना छोटा भाग निकाल लो जिसको कि आप आंख से ना देख पाओ और फिर उसको आप और आगे डिवाइड ही ना कर पाओ, मतलब इतना छोटा रहेगा अब उसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, उसी का एटम कहते हैं। और इसी एटम से दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो सब बने रहते हैं। समझ गए? तो पहला पॉइंट ये इन्होंने ये दिया था। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजुअल का मतलब जो आप डिवाइड नहीं कर सकते उसी को हम इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो एटम होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि इनको आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इतने छोटे हैं कि इसको अब डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई चीज़ है उसको आप इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो कि अब उसके आगे उसके आप टुकड़े कर ही ना पाओ, यानी कितना छोटा पार्ट हो जाए उसका, वही एटम कहलाता है। ये जो एटम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है जिसको कि आप आंख से क्या माइक्रोस्कोप से भी ठीक से नहीं देख पाओगे, इतना छोटा ये पार्ट होता है एटम, ठीक है। ये एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, इसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। और इसको भैया हम ना तो केमिकल रिएक्शन में क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी एटम है, ना तो आप किसी भी एटम को क्रिएट कर सकते हो, ना तो किसी एटम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी कि आप चाहो भैया हम एटम ले ऐसे दबा दे फचाक से ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एटम भैया आपके मुट्ठी में आएगा ही नहीं, वो इतना छोटा होगा आपको दिखेगा ही नहीं। तो उस एटम को आदमी कभी भी एटम को ख़त्म नहीं कर सकता केमिकल रिएक्शन में, ना तो एटम को कभी क्रिएट कर सकता है। ये कौन बताया था? ये सब डाल्टन फुफ्फा बता रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे ये बताते हैं, तीसरे नंबर पे क्या कहते हैं, एटम, जो एटम होता है ऑफ गिवन एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट का, आर आइडेंटिकल इन मास। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, यानी कि समान। यानी कि जो एक एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर जो एटम होता है वो एक समान का होता है, यानी कि एक आकार का होता है, उसका मास जो होता है वो सेम होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी उसकी सेम होती है। समझ गए? अब इसको आप ध्यान से समझो एक एग्जांपल की मदद से। जैसे कि मान लो हमने एक ठो क्या ले लिया, एक ठो डिब्बा ले लिया। इस डिब्बा को हम कहते हैं सिल्वर का, मान लीजिए ये डिब्बा है, ठीक है, सिल्वर का। तो इस सिल्वर के डिब्बे में सिल्वर के कई ऐसे अरबों खरबों पता नहीं कितने इसके एटम होंगे, क्योंकि एटम इतने छोटे होते हैं कि अगर आप हल्का सा टुकड़ा ले लो ना किसी भी मैटर का, उसमें अरबों खरबों एटम आ जाते हैं। सोच लीजिए कितना छोटा एटम होता है। तो ये हो गया एटम, समझ गए? और एक एटम भैया इतना छोटा होता है जिसका अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक। ये ऐसे अरबों खरबों एटम है, मान लीजिए एक कौनो डिब्बा है। तो ये जो एटम होता है ना, ये जो एटम होता है ये भैया आइडेंटिकल होता है इन मास।
मास का मतलब क्या होता है, ये जितने भी एटम होंगे इसमें अरबों खरबों, सबका मास सेम होगा, यानी कि एक समान होगा। एक समान का मतलब जितना बड़ा ये वाला एटम होगा उतना ही बड़ा यहाँ वाला भी एटम होगा, समझ गए। दूसरा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मान लीजिए इस डिब्बा को हमने किसी केमिकल में डाल दिया और ये मान लीजिए डिब्बा उस केमिकल से रिएक्ट करने लगा, तो इस डिब्बा का मान लीजिए एक एटम भी उस केमिकल से रिएक्ट करता है ना, तो जितने भी एटम हैं सब रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 10 एटम चले गए रिएक्ट करने लगे केमिकल के अंदर और कुल कह रहे ना ही हम ना रिएक्ट करम पिराए हमें, ऐसा नहीं है। अगर ये केमिकल के अंदर गया, अगर एक भी एटम उस केमिकल से रिएक्ट कर रहा है तो सभी रिएक्ट करने लगेंगे, यानी कि सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और सबका आकार सेम होगा, समझ गए। तो तीसरे पॉइंट में डाल्टन फुफ्फा ने ये बताया। चौथे में आते हैं, तो चौथा भैया कहते हैं डाल्टन, जो एटम होता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका जो एटम होता है हैव डिफरेंट मासेज, उनका डिफरेंट मास होता है, यानी कि अलग अलग उसका मास होता है, समझ गए। एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आ जा रहा है डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या है, यानी कि अलग अलग एलिमेंट। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया एक ठो सिल्वर का डिब्बा, ठीक है, इसी की एग्जाम्पल समझते हैं, और एक ले लिया हमने गोल्ड का डिब्बा, तो ये है गोल्ड का डिब्बा और ये सिल्वर का डिब्बा। इसमें अरबों खरबों एटम होंगे, ठीक है, इसमें भी अरबों खरबों एटम होंगे, ठीक। अब देखिए इसके जो एटम होंगे सिल्वर के और जो गोल्ड के एटम होंगे, तो जो दोनों के एटम होंगे ना, इन दोनों के, दोनों का आकार अलग होगा, यानी कि मास अलग होगा, प्लस दूसरे दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, यानी कि जो सिल्वर की केमिकल प्रॉपर्टी है जरूरी नहीं है वही गोल्ड की केमिकल प्रॉपर्टी हो, इसकी क्या पता दूसरी हो, इसकी क्या पता दूसरी हो, क्या पता सिल्वर किसी और चीज़ से रिएक्ट करे, क्या पता गोल्ड किसी और चीज़ से रिएक्ट करे, और इसका जो एटम की साइज है वो कुछ और होगी और इस गोल्ड वाले की कुछ और होगी, समझ गए। यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनका मास और उनका केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये है मार्कर। अब इस मार्कर के अंदर जितने भी एटम हैं वो सब एक समान होंगे, ठीक, क्योंकि ये मार्कर है, क्योंकि ये क्या है, मान लीजिए किसी एक एलिमेंट से बना है तो उस एलिमेंट के सभी भैया एटम एक समान के होंगे। अब हम मान लेते हैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ये है, या हाँ मेरी फेवरेट चड्ढी, ठीक है। अब मान लीजिए ये चड्ढी है, अब इस चड्ढी, ये चड्ढी किसी चीज़ से बनी होगी, किसी न किसी एलिमेंट से, तो उस एलिमेंट का भैया जो एटम होगा वो एक समान होगा। अब मान लीजिए ये चड्ढी है, अब इस अगर आप मार्कर को फैलाना चाहो तो नहीं फैला पाओगे, लेकिन अगर इसी चड्ढी में फैलाओ तो अरे राम रे, अब क्या पहनूंगे, तो 3 छेद हो गया। चलिए छोड़िए, देखिए अब वो चड्ढी थी, ठीक है, चड्ढी का आप फैला सकते हो क्योंकि उसके एटम में कुछ ऐसी खास बात होगी, लेकिन ये जो मार्कर है इस मार्कर को आप नहीं फैला सकते क्योंकि इसमें कुछ और खास बात होगी, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, उस चड्ढी की केमिकल प्रॉपर्टी अलग थी, और उस चड्ढी के जो एटम होंगे क्या पता वो थोड़े बड़े साइज के हों, इस मार्कर के एटम क्या पता थोड़े छोटे साइज के हों। तो भैया केमिकल प्रॉपर्टी और मास अलग अलग होते हैं अगर आप देखोगे अलग अलग एलिमेंट को। चौथा पॉइंट समझ में आ गया, चड्ढी वाला आपको बहुत अच्छे से आया होगा, पता है मुझे। देखिए आदमी कितना भी अमीर हो, चड्ढी उसकी फटी ही रहती है, समझ गए। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट आता है एटम कंबाइन इन द रेशियो। जो एटम होते हैं वो कंबाइन करते हैं रेशियो में ऑफ स्मॉल होल नंबर, और वो भी एक स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड, जब वो कंपाउंड बनाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं H2O। H2O का मतलब क्या है, पानी, वाटर। तो वाटर कब बनता है, जब भैया हाइड्रोजन 2 मिलेगा और एक ऑक्सीजन मिलेगा तब जाकर पानी बनता है। तो जब ये रिएक्ट कर रहा है आपस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बना रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे जब रिएक्ट करता है तो एक रेशियो में करता है। कौन सा रेशियो, जैसे कि आप देखोगे एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के यहाँ लिख लो, ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन है, तो देखोगे एक रेशियो में ये रिएक्ट करेगा। तो दुनिया का कहीं का भी पानी ले लोगे ना, उसमें देखोगे तो केवल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा। चाहे लैट्रिन का पानी ले लो, चाहे गढ़ा का पानी ले लो, चाहे कहीं का भी पानी ले लो, ठीक है, अमेरिका का पानी ले लो, तालाब का पानी ले लो, जिससे लैट्रिन आदमी करने जाता है वो वाला पानी ले लो, कोई भी पानी ले लो दुनिया का, उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो H2O है ये हमेशा हर जगह बराबर होगा,
समझ गए? यानी कि जो पानी है वो हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा, यानी कि इसका रेशियो हमेशा यही होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर डिवाइड में लिखा है तो आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हो, यही इसका रेशियो है, यानी कि डिवाइड में लिखा है यानी कि वही वो उसका रेशियो है। समझ गए? रेशियो तो आप जानते ही होंगे, तो यही इसका रेशियो होगा, यानी कि हमेशा इसका रेशियो सेम होता है। दूसरा, जो होल नंबर होता है वो स्मॉल होता है। होल नंबर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखोगे 1 और 2, होल नंबर क्या है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? होल नंबर है। तो यहाँ पर जो रेशियो में आता है वो हमेशा होल नंबर आता है, वो भी स्मॉल होल नंबर आता है। 1 2 स्मॉल होल नंबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखोगे O2 यानी कि ऑक्सीजन 2 ठो है, तो 2 ठो लिख लो। कार्बन कितना है? C यानी कितना है? 1 है, तो देखोगे इसका ये आ गया 2/1, इसका ये रेशियो आ गया। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अरे चड्ढिया पूछ ली बात, गन्हा रहा था। तो देखो ये हो गया CO2, ठीक है। CO2 का क्या रेशियो आया? 2/1 आया। तो इस तरीके से अगर आप दुनिया कहीं भी CO2 देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, चाहे आप जो नकिया CO2 निकालते हो चाहे पीछे से निकालते हो, कोई भी CO2 देख लो उसका यही आएगा 2/1 ही, यानी कि उसमें 2 ठो ऑक्सीजन रहेगा और 1 कार्बन रहेगा। समझ गए? और ये जो रहेगा ये होल नंबर आएगा। होल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके जो तो भी रहते हैं वो सब होल नंबर हैं। अब कभी कभार क्या होता है, लोग क्या करते हैं 2/5 लिख लेते हैं, यानी कि 2.5 लिख लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो रेशियो में लिखा है वो आपका आधा आ जाए, यानी कि 2.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, 5.5 आ जाए। तो यहाँ पर कभी भी 2.5 में डेसिमल में आएगा नहीं, हमेशा केवल क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। समझ गए? होल नंबर का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो हमेशा होल नंबर में आएगा। 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 का मतलब क्या है? यानी कि 2 ठो हाइड्रोजन प्लस आधा 2 ठो ऑक्सीजन प्लस आधा ऑक्सीजन और, तो कभी भी जो ऑक्सीजन है वो आधा नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो ऑक्सीजन के एटम है, कोई भी एटम है, उसको आप तोड़ थोड़ी ना सकते हो, यानी कि वो आधा जाएगा नहीं। अगर अब ऑक्सीजन किसी से भी रिएक्ट करने जा रहा है तो पूरा का पूरा खड़े ऑक्सीजन में जाएगा, पूरा उसका एटम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आधा एटम चला जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। इसका रेशियो हमेशा लिखोगे तो हमेशा आप होल नंबर में ही लिखोगे, वो भी स्मॉल होल नंबर आता है। ये 6वां पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट हो गया। बात करते हैं 6वें पॉइंट के बारे में, यानी कि 6वें पोस्टुलेट के बारे में। तो 6वां पॉइंट कहता है द रिलेटिव नंबर, यानी कि जो नंबर है, एंड काइंड ऑफ एटम, और जो एटम के प्रकार हैं यानी कि जो उसके काइंड है, आर कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट यानी कि बराबर रहते हैं, इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, यानी कि जो उसका कंपाउंड है उसमें जो काइंड ऑफ एटम होंगे, यानी कि जो एटम के प्रकार होंगे, और रिलेटिव नंबर जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक हम बात करते हैं हर H2O पानी, ये आपके बुक में हर जगह पानी एग्जाम्पल दिए, इसलिए हम पानी को देखते हैं, ठीक है। H2O आप इसमें देखोगे, अब दुनिया का कहीं का भी पानी उठा लो ना, तो उसमें जो नंबर रहेगा H2 का प्लस O का, वह हमेशा सेम ही रहेगा। और काइंड ऑफ एटम कितने प्रकार के हैं? एक ठो ऑक्सीजन, एक ठो हाइड्रोजन, 2 प्रकार के हैं, तो ये भी हमेशा सेम रहेगा। अब जैसे आप दुनिया का कहीं का भी पानी उठा लो, जैसे कभी कभार क्या होता है किसी की वाली छोड़ चली जाती है, ठीक, तो उसका दिल जो रहता है वो पानी पानी हो जाता है। चाहे वही पनिया उठा लो, ठीक, चाहे आप गढ़ा का पानी उठा लो, चाहे आप लैट्रिन का पानी उठा लो, कहीं का भी पानी उठा लो, तो उसमें देखोगे जो H की मात्रा है वो H2 हुई, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो 2 ठो रहेगा और ऑक्सीजन जो है वो 1 ही रहेगा, तभी पानी बनेगा, चाहे कहीं का भी पानी उठा लो। तो यहाँ पर देखोगे काइंड ऑफ एटम, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा रहेंगे, प्लस रिलेटिव नंबर का मतलब क्या है? यानी कि हाइड्रोजन 2 ठो है और ऑक्सीजन 1 ठो है, ये भी हमेशा सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो 6वें पोस्टुलेट में यही बताते हैं। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, जैसे CO2, तो दुनिया का कहीं का भी CO2 निकाल लो, चाहे नकियस जो CO2 निकलती है, चाहे पिछुआ जो CO2 निकलता है, कहीं का भी CO2 ले लोगे तो उसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन हमेशा 2 रहेगा, कार्बन 1 के रहेगा, तभी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो समझ गए क्या होता है कार्बन, मतलब क्या होता है 6वें पॉइंट में। तो भाई जो रिलेटिव नंबर रहता है किसी भी कंपाउंड में वो हमेशा सेम रहेगा, और जो काइंड ऑफ एटम है वो भी हमेशा कांस्टेंट यानी कि सेम रहेगा किसी कंपाउंड में। अब ऐसा नहीं है, कभी कभार लोग क्या करते हैं लिख देते हैं H2O2, तो ये कभी भी मिलकर पानी नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन आ गया, तो ये कभी पानी नहीं बनेगा। कभी कभार लोग लिखते हैं H3O, केवल O लिख देंगे, तो क्या ये पानी है? ये भी पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया है, तो 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर कभी भी पानी नहीं बनाएगा।
पानी हमेशा तभी बनेगा जब H2 और O2, जब H2 और O रहेगा। समझ गए? यानी कि जब काइंड ऑफ एटम बराबर रहेंगे और प्लस रिलेटिव नंबर बराबर रहेगा, तभी भैया उस कंपाउंड में, मतलब कोई भी कंपाउंड है तो इसमें भैया रिलेटिव नंबर हमेशा बराबर रहेगा और काइंड ऑफ एटम भी हमेशा कांस्टेंट यानी कि बराबर रहेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे 6 के 6 पोस्टुलेट के बारे में। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए हो तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, सॉरी या तो अपने फुफ्फा के पास सेंड कर दीजिएगा, कहें कि डाल्टन भी तो फुफ्फे थे किसी के। आई होप आप समझोगे। यहाँ पर होती वीडियो एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।